आजकल हर दूसरा इंसान पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स और एक्ने से परेशान है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये नॉर्मली हो गया है। मैम, नेक के पीछे जो काले काले निशान होते हैं उसके क्या रीजंस हैं? नेक के पीछे जो काले निशान होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मैम, बिगनर्स को आप कौन से मस्ट हैव प्रोडक्ट्स रेकमेंड करोगे? बिगनर्स को जो मैं मस्ट हैव प्रोडक्ट है, तो मेरी फर्स्ट लिस्ट इज मॉइस्चराइजर एंड सेकंड लिस्ट इज सनस्क्रीन। क्या होम रेमेडीज साइंटिफिकली इफेक्टिव हैं स्किन पर? अगर हम एंशिएंट स्टडीज़ देखें तो ये सारी रेमेडीज़ इफ़ेक्टिव हुआ करती थी, क्योंकि बेसन, हल्दी, दही ये सब हाइड्रेशन और एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करा जाता था। और जो सोशल मीडिया पे ये वायरल होममेड रेसिपीज़ होती हैं, ये कितनी मिसगाइडिंग है और कितनी सही है? जितना भी हम सोशल मीडिया पे स्किन केयर देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लोग बोलते हैं कि डार्क सर्कल्स कम सोने से या स्ट्रेस की वजह से होते हैं। डार्क सर्कल्स के क्या और भी मेडिकल रीजंस होते हैं? डार्क सर्कल, जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड या लैक ऑफ स्लीप से होता है, ये एक सही बात है कि इन दोनों कारण से होता है। बहुत सारे और कारण भी होते हैं, यानी कि जेनेटिक होना, कि आपकी फैमिली में डार्क सर्कल्स की हिस्ट्री थी कि नहीं। आपके हिसाब से ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अपने आप को फॉल्स एडवर्टाइज करते हैं? फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड हैंडसम, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ब्राइटनिंग क्रीम्स की तरह प्रोजेक्ट हो रही हैं। हेलो लिसनर्स, वेलकम टू टुडेज़ एपिसोड। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करती हैं: स्किन, हेयर एंड नेल्स। हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारी ब्यूटी का हिस्सा है, बट नहीं, ये हमारी इनर हेल्थ को भी रिफ्लेक्ट करता है। आज हम स्किन केयर, हेयर केयर और नेल केयर के पीछे का साइंस एक्सपर्ट से जानेंगे। वेलकम टू आवर शो डीकोडेड मैम। नमस्ते, नमस्ते दर्शकों। आज का पहला सेगमेंट है अबाउट स्किन एंड स्किन की कॉमन प्रॉब्लम्स। आजकल हर दूसरा इंसान पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स और एक्ने से परेशान है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये नॉर्मली हो गया है। सो आई वांट टू नो कि इसके क्या कारण हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज की जनरेशन स्किन के लिए बहुत कॉन्शियस हो गई है। राइट। तो हर चीज़ एक बीमारी नहीं है, और हर चीज़ का हमें बार बार नाप तोलन से ये देखना ज़रूरी भी नहीं है कि ये पिगमेंटेशन और ये दाने हमारे शरीर पे क्यों आ रहे हैं। त्वचा हमारे लिए बहुत बड़ा और एक महत्वहीन अंग है। स्किन एक हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो हमारी स्किन को ब्यूटी भी देता है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका फेयरनेस इस चीज़ को मान्यता दे कि आपकी बॉडी किस तरह से आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं। तो अब आपने मुझसे पूछा कि क्या पिगमेंटेशन और एक्ने होना स्वाभाविक है या बीमारी है। तो स्किन का पिगमेंटेशन हर जन के लिए बीमारी नहीं है, क्योंकि स्किन का पिगमेंटेशन के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अंडर आई पिगमेंटेशन के, चेहरे पे जो पिगमेंटेशन और गर्दन पे जो पिगमेंटेशन होता है, उन सब के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ये कुछ लोगों में जेनेटिक होता है, यानी कि उन लोगों में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये फिजियोलॉजिकल पिगमेंटेशन कहा जाता है। इसके पीछे कोई कारण नहीं होता कि ये पैथोलॉजी है या बीमारी है। तो ये फिजियोलॉजिकल पिगमेंटेशन को हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आजकल की जनरेशन जरा सी भी पिगमेंटेशन से परेशान हो जाती है। तो मेन चीज़ जो अंडर आई होती है वो जेनेटिक कारण भी हो सकता है। उसके पीछे आपकी स्ट्रक्चरल बनावट कैसी है, किसी किसी के वहाँ की स्किन पतली होती है, इसलिए हमें वहाँ का पिगमेंटेशन ज़्यादा दिखाई देता है। किसी किसी के खानदान में मम्मी पापा और इन लोगों को भी ये पिगमेंटेशन होता है, तो आगे की जनरेशन में भी ये पिगमेंटेशन होता है। तो बहुत से कम परसेंटेज ही होते हैं जो बीमारी के कारण होते हैं,
यानी कि उसके पीछे की एलर्जी, उसके पीछे की दवाई जिसके कारण ये पिगमेंटेशन आ रहा है, ये वाले रीज़न भी हो सकते हैं। और अब आपने मुझसे पूछा एक्ने, तो एक्ने एक बहुत बड़ी और आजकल की जनरेशन की इम्पॉर्टेंट समस्या है। राइट। तो एक्ने एक इकलौता दाने आने पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि एक्ने के ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं कि आपकी एक्ने किस सीवियरिटी से है। जब आपका एक्ने इनिशियल स्टेज पे होता है, यानी कि प्यूबर्टी के आने के टाइम पे ये दाने आते हैं, तो उस समय हम सिर्फ दवाइयाँ लगाने से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन Okay. जब ये चीज़ और सीवियर बनती है, यानी कि गांठें बन रही हैं, उसमें से मवाद आता है, तब हमें उसके आगे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि दवाई खाने से लेकर लगाने और बहुत सारी हॉस्पिटल बेस्ड थेरेपी से डिपेंड करता है। मैम, नेक के पीछे जो काले काले निशान होते हैं उसके क्या रीजंस हैं? नेक के पीछे जो काले निशान होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण है आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी होती है, जिसमें कि व्यक्ति को ओबेसिटी होती है, शुगर होती है और कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है। आपका शुगर और कोलेस्ट्रॉल आपके खान पान से रिलेटेड है, यानी कि जंक फूड का इंटेक, आपका हाई शुगर और हाई कार्बोहाइड्रेट के इंटेक के कारण होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, जो फाइनली जाके आपके गर्दन के पीछे पिगमेंटेशन को बढ़ाती हैं। यानी कि बार बार वहाँ पे सेल स्टिमुलेट्स हो रही हैं, जो वहाँ पे डार्कन कर रही हैं और कालापन प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कलर डिपॉजिट होने का कारण नहीं होता, आपकी इंटरनल बॉडी में क्या कोलेस्ट्रॉल और शुगर की गड़बड़ी हो रही है वो देखना ज़रूरी होता है और आपको इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं। सो ये प्योरली इंटरनल है, नॉट एक्सटर्नल। यस। इसको ट्रीट करना चाहिए तो इंटरनली ट्रीट करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो हमें करना चाहिए वो है प्रिवेंटिव मेजर्स, कि आपको डाइट को अपनी रेगुलेट करना चाहिए और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके लिए सबसे मेन कारण आपको जो करना चाहिए वो है आपको इसके लिए अपनी एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहिए, कार्डियो करना शुरू करना चाहिए। आप एक ट्रैकिंग डिवाइस बना सकते हो जिसमें कि आप अपने स्टेप्स देख रहे हो कि दिन भर में आप कितना चल रहे हो, और साथ में अपने शुगर इंटेक को मिनिमाइज़ करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की भी क्वांटिटी आपके डाइट में कम होनी चाहिए और प्रोटीन की इंटेक को बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ आपके कोलेस्ट्रॉल और शुगर्स को रेगुलेट करेगी, जो फर्दर आपके पीछे का नेक का पिगमेंटेशन को रेगुलेट करेगी, और फिर हम आपको एक्सटर्नली दवाइयाँ और क्रीम्स दे सकते हैं। मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये कन्फ्यूजन है स्पेशली अमंग यंग पीपल कि कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट हम कौन से मौसम में यूज़ करें। समर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है एंड विंटर्स में एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या हमें सीज़न के अकॉर्डिंग अपना स्किन केयर रूटीन बदलना चाहिए? अगर हम स्किन केयर रूटीन विद सीज़न देखा जाए तो हर इंसान की चमड़ी अलग तरह की होती है। मेन चीज़ हमें अपने पेशेंट की या सामने बैठे आदमी की हमें ये पता होनी चाहिए कि चमड़ी ऑयली है कि ड्राई है या मिक्स टाइप की चमड़ी है। और आजकल एक और सेंसिटिव चमड़ी का भी हमने टाइप देखा गया है, जिसमें कि स्किन सेंसिटिव होती है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करने पे उनको एलर्जी आती है। तो अगर हमें ये चीज़ पता है कि इंसान की चमड़ी किस तरह की है, तो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। मेन चीज़ जो सीज़न के अकॉर्डिंग होती है, जैसे आपने बोला कि समर्स में स्किन ऑयली हो रही है, राइट। तो जिन लोगों की स्किन ऑयली हो रही है उन लोगों को कुछ फेस वॉश और कुछ क्रीम्स का यूज़ करना पड़ता है, जिसके कारण ऑयल ग्लैंड्स की मात्रा कम हो जाए। बेसिकली ऑयल ग्लैंड्स कम नहीं होते, वो उसको एक्सफोलिएट करने में मदद करती है। जैसे कि ऑयली स्किन वाले लोगों को सैलिसिलिक प्रिपरेशन का यूज़ करना चाहिए, जो कि वो आपके ब्लॉक्ड पोर्स को और ऑयल की क्वांटिटी ऑन द फेस को कम करती है। अगर आप मेरे से रेनी सीज़न की बात करो तो रेनी सीज़न में नमी और ह्यूमिडिटी यानी कि ज़्यादा हो जाती है, तो उस मौसम में आपको क्रीम का यूज़ थोड़ा सा कम करना चाहिए। लेकिन आप जेल बेस्ड क्रीम्स को तब भी यूज़ कर सकते हो।
और तीसरी चीज़ होती है विंटर्स में, आपने जो बोला कि ड्राइनेस सबसे ज़्यादा आती है, तो विंटर सीजन में आपको लोशंस और क्रीम का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। ये आपके मॉइस्चराइजर्स में भी आता है और आपके फेस वॉश में भी आता है, तो आप जेंटल क्लेंजर के फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझे तीनों सीजन में क्या चीज़ कॉमन है और जो हमेशा यूज़ करनी चाहिए, वो है सनस्क्रीन। राइट। तो चाहे रेनी सीजन हो रहा हो, चाहे बादल आ गए हों, चाहे बादल चले गए हों, हमें हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करना है। मैम, बिगनर्स को आप कौन से मस्ट हैव प्रोडक्ट्स रेकमेंड करोगे? बिगनर्स को जो मैं मस्ट हैव प्रोडक्ट है, तो मेरी फर्स्ट लिस्ट इज़ मॉइस्चराइज़र एंड सेकंड लिस्ट इज़ सनस्क्रीन। तो आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला कि ऑयली स्किन है तो उनको जेल बेस्ड सनस्क्रीन को यूज़ करना चाहिए, और जिनकी मिक्स्ड या नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन है, उनको आपको नॉर्मल सनस्क्रीन यानी कि टिंटेड सनस्क्रीन, जो फाउंडेशन बेस्ड सनस्क्रीन या नॉर्मल सनस्क्रीन को यूज़ करा जा सकता है। एसपीएफ पे बहुत डिपेंड नहीं करा जाता, जो आजकल की जनरेशन बोलती है कि मैंने 25 एसपीएफ, 30 एसपीएफ, और आजकल तो 115 एसपीएफ भी आ गया है। तो एसपीएफ हमारा बेसिकली सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। ओके। और 25 या 30 या 35 जो भी आप सनस्क्रीन यूज़ करोगे, वो 1% ही डिफ्रेंशिएट करता है आपकी यूवी प्रोटेक्शन से। एक 97 प्रोटेक्शन करेगा, एक 98% प्रोटेक्शन करेगा, और एक 99% करेगा। तो आइडली हमें वैसा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए जिसके नीचे लिखा हो कि ये UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्ट करता है। ओके। क्योंकि UVA आपके स्किन कैंसर से बचाता है और UVB आपके पिगमेंटेशन से बचाता है। और उसमें एक और सनस्क्रीन होता है जो आजकल इरिटेशन से बचाता है, वो होता है फिजिकल सनस्क्रीन, जो कि टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड्स होते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन ऑफ सनस्क्रीन हमें यूज़ करना चाहिए जो आपके लिए सारी रेस से प्रोटेक्ट करे। So this is a must have for Yes. everyone, Yes. be it a boy or be it a girl. Yes, sunscreen can be used, and कुछ सनस्क्रीन अब हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी दे रहे हैं कि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा स्विमिंग जा रहे हैं, उनको टैनिंग का रिस्क हो रहा है, तो हम बच्चों को भी बोलते हैं, उसमें हम वाटर बेस्ड वाला करते हैं, यानी कि जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड, जो जल्दी आपकी स्किन से उतरे नहीं। लेकिन हर सनस्क्रीन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको हर 3 से 4 घंटे पे इसे दोबारा यूज़ करना है। उसकी लाइफ ही 3 से 4 घंटे तक आपको प्रोटेक्ट करने की होती है, तो आपको री एप्लीकेशन करना ज़रूरी होता है। राइट मैम, मूविंग ऑन टू होम रेमेडीज़। आपने, मैंने, हम सभी ने घर पे कभी ना कभी होम रेमेडीज़ ट्राई की होंगी अपनी स्किन और बॉडी पर, विद हल्दी, बेसन, दही, मिल्क। माय क्वेश्चन इज़, क्या होम रेमेडीज़ साइंटिफिकली इफ़ेक्टिव हैं स्किन पर? अगर हम एंशियंट स्टडीज़ देखें तो ये सारी रेमेडीज़ इफ़ेक्टिव हुआ करती थी, क्योंकि बेसन, हल्दी, दही, ये सब हाइड्रेशन और एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करा जाता था कि अगर चोट लगे तो हल्दी लगा लो या नीम का पेस्ट लगा लो, ये Right. सारी चीज़ें पहले यूज़ करते थे। लेकिन आजकल की सिचुएशन में, जहाँ की एडल्ट्रेशन बहुत हो गया है, मिलावट ज़्यादा हो गई है, तो मैं नहीं बोलूँगी कि हर चीज़ के लिए आपको इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे अब प्योरिटी इतनी नहीं है कि हम बेसन और ये सारी चीज़ें। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या एक्ने वाले पेशेंट को बेसन स्क्रब और ये सब यूज़ करना चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि उस मरीज़ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसन में भी अब मिलावट आ रहा है और वो आपकी स्किन को एब्रेट करेगा, यानी कि वहाँ पे कट्स बहुत जल्दी आते हैं और उसकी प्योरिटी इतनी नहीं अच्छी है कि आपको नहीं पता कि आगे जा के उससे एलर्जी होती है या लालपन आता है कि नहीं आता। राइट। दही तो भी मैं बोलूँगी कि आज की जनरेशन में आप दही का इस्तेमाल कर सकते हो, बट बेटर है कि आप उसको खाओ लगाने से अच्छा, और ये सारी चीज़ें फेस पे ना इस्तेमाल करी जाए। और जो सोशल मीडिया पे ये वायरल होममेड रेसिपीज़ होती हैं, ये कितनी मिसगाइडिंग है और कितनी सही हैं?
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितना भी हम सोशल मीडिया पे स्किन केयर देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जितनी होममेड रेमेडीज़ हैं आज की जनरेशन के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मेन चीज़ आपको जो करना है डॉक्टर की सलाह लेके कि आपका स्किन टोन किस टाइप का है, स्किन टाइप किस टाइप का है। तो आप मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन का उपयोग करिए और एक जेंटल फेस वॉश का उपयोग करिए। होम रेमेडीज़ को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देख के ना करें। राइट और फेस में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डार्क सर्कल्स विच इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। लोग बोलते हैं कि डार्क सर्कल्स कम सोने से या स्ट्रेस की वजह से होते हैं। माय क्वेश्चन इज़ कि डार्क सर्कल्स के क्या और भी मेडिकल रीजंस होते हैं? डार्क सर्कल जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड या लैक ऑफ स्लीप से होता है, ये एक सही बात है कि इन दोनों कारण से होता है, लेकिन ये अकेला कारण नहीं होता। बहुत सारे और कारण भी होते हैं जो आपकी डार्क सर्कल्स को कराता है। यानी कि जेनेटिक होना, कि आपकी फैमिली में डार्क सर्कल्स की हिस्ट्री थी कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। आपकी चेहरे की एनाटमी कैसे है, वहाँ पे गड्ढापन ज़्यादा है तो आपके डार्क सर्कल्स वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देंगे। आपको फैमिली हिस्ट्री या खुद के शरीर में एलर्जी के कितने कारण हैं उस पे भी डिपेंड करता है। यानी कि एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। ओके। तो ये एक कंडीशन होती है जिसमें कि स्किन सेंसिटिव होती है और उसमें एलर्जी ज़्यादा होती है। तो इन पेशेंट्स में आँखों के नीचे गड्ढापन और कालापन ज़्यादा होता है और नाक के ऊपर भी एक लकीर होती है जिसको एटोपिक सल्यूट बोला जाता है। तो यहाँ पे ये कालापन ज़्यादा होता है। और फीमेल्स में और मेल्स में एक और कंडीशन होती है जिसको पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन बोलते हैं। ये हमारे चेहरे पे कुछ बनावटी एनाटॉमिकल लाइंस होती हैं जिस पे कालापन ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये आँखों के नीचे, आँखों के साइड्स में, चीक्स पे और पैरों और हाथों पे होती है। तो हमें सही कारण पता करना ज़रूरी है कि अंडर आई पिगमेंटेशन के पीछे रीज़न क्या है। सिर्फ ऊपर से लगाने वाली क्रीम्स इन पे फिर काम नहीं करती, क्योंकि सबके ऊपर वो पिगमेंटेशन एबनॉर्मलिटी नहीं है। कुछ राइट। चीज़ जेनेटिक है, कुछ चीज़ आपकी एनाटॉमी ऐसी थी जिसके कारण है। तो उसमें हमको फिर बाकी थेरेपीज़ का उपयोग करना है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ फिलर्स कर सकते हैं। केमिकल पील्स होती हैं जो आपके इंटरनली आपके केमिकल्स लगा के स्किन पिगमेंटेशन को लाइटन करती हैं। और कुछ सर्जरीज भी होती हैं जो आपके अंडर आई करेक्शन करते हैं। टैनिंग के क्या कॉजेज़ हैं और इसको कैसे ट्रीट करें? स्किन टैनिंग के कॉजेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है हमारा धूप के साथ संपर्क आना। यानी कि बहुत समय तक आप धूप में रहते हो, यानी कि जब हमारे पेशेंट गोवा से घूम के आते जी। हैं उनको ये कंसर्न होता है। तो क्योंकि हमारी हिंदुस्तानियों की जो चमड़ी होती है वो फिनोटाइप 4 होती है, मतलब कि डार्कर स्किन होती है, ब्राउनिश और ब्लैकिश की तरफ होती है। तो उसमें ये टैनिंग का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप गोरों की चमड़ियों के बारे में पूछोगे तो उनमें ये रिस्क सबसे ज़्यादा सन बर्न का होता है। तो ओके। दोनों को यूवी रेज से एक्सपोजर मिलता है। किसी में लालपन आना यानी कि सन बर्न कहलाता है, और किसी में पिगमेंटेशन की मात्रा जो बढ़ाता है उसको स्किन टैनिंग कहा जाता है। तो इंडियंस में स्किन टैनिंग ज़्यादा होती है, और इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें है वो प्रिवेंशन करना है, यानी कि सनस्क्रीन यूज़ करना है। बट क्योंकि जब ये डेवलप हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाके इसके लिए कुछ थेरेपीज ले सकते हो जो कि केमिकल पील्स के फॉर्म में यूज़ करी जाती हैं। यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड प्रिपरेशन यूज़ करा जाता है जिससे टैनिंग कम होती है। टैनिंग कंप्लीटली रिमूव हो सकती है? वो ग्रेजुअली आपके सेल्स में पिगमेंटेशन कम होता है। इट्स नॉट अ परमानेंट कंडीशन, क्योंकि परमानेंट कंडीशन ऑफ पिगमेंटेशन के और भी कॉजेस होते हैं जिसको लोग टैनिंग से कंफ्यूज करते हैं। ओके। तो वो सेल्स के इलास्टिन का डिसऑर्डर होता है जिसको अमाइलॉइडोसिस बोलते हैं। वो आपकी पीठ और हाथ वाले यानी कि खुले हिस्से पे होता है, जिसको लोग टैनिंग से कंफ्यूज करते हैं। तो टैनिंग आपके शरीर से कम हो जाती है, लेकिन जो बाकी स्किन की पिगमेंटेशन की बीमारी होती है वो आपके शरीर से कम नहीं होती, जिसके लिए आपको लंबे समय तक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ओके। आपके हिसाब से
ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अपने आप को फॉल्स एडवर्टाइज करते हैं? मेरे हिसाब से जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट होता है वो ग्लोइंग क्रीम्स जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, कि ओवर द काउंटर थेरेपीज़ होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलना चाहती हूँ कि फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड हैंडसम, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ब्राइटनिंग क्रीम्स की तरह प्रोजेक्ट हो रही हैं, लेकिन उन का हमें असली कंटेंट नहीं पता कि उसमें क्या चीज़ें हैं। और ऐसी बहुत सारी और क्रीम्स होती हैं जो रूरल एरिया में मिलती हैं और जिसमें कि स्टेरॉइड प्रिपरेशन होता है। चाहे आप उसको क्वाड्रीडर्म बोल लो या पैंडम बोल दो या स्किन ब्राइट वाली क्रीम्स बोल लो, ऐसी बहुत सारी क्रीम्स होती हैं जो ओवर द काउंटर मिलती हैं। तो इन सारी दवाइयों में आपका स्टेरॉइड होता है, यानी कि टॉपिकल स्टेरॉइड एक तरह का कंपाउंड होता है जो आपकी सेल्स में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए यूज़ करा जाता है, ना कि ब्राइटनिंग के लिए। और उसके लंबे समय तक लगाने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसके कारण आपकी स्किन पतली हो जाती है, स्किन पे लालपन आ सकता है, स्किन पे और दाने हो सकते हैं, स्किन पे बालों की ग्रोथ भी बढ़ सकती है। ये सब लॉन्ग टर्म में दिया जाता है, तो इसलिए ये सारे प्रोडक्ट्स हम ना यूज़ करें अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा है। बट स्किन वाइटनिंग का कॉन्सेप्ट बॉलीवुड और ये पूरी ग्लैमर इंडस्ट्री ने इतना ज़्यादा इसको पुश कर दिया है कि इंडियंस आर क्रेजी कि हम फेयर हो जाएं, गोरे हो जाएं। सो रिलेटेड टू दिस मेरा सवाल है कि जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस और सप्लीमेंट्स होते हैं, ये कोई साइड इफ़ेक्ट देते हैं हमारी बॉडी पे? तो अब सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लूटाथियोन आया कैसे था। ग्लूटाथियोन सबसे पहले यूज़ करा गया था लिवर की कंडीशंस और कीमोथेरेपी से जो शरीर को फटीक होता था, थकान होती थी, ओह। उस चीज़ को कम करने के लिए ग्लूटाथियोन आया था। और जब इन सारे पेशेंट्स में ये ग्लूटाथियोन चाहे आईवी फॉर्म में देना शुरू करा था या ओरल फॉर्म में देना शुरू करा गया था, तो देखा गया कि स्किन ब्राइट हो रही थी उन सारे पेशेंट्स में। तो वो एक तरह का साइड इफ़ेक्ट पाया गया था, ओह। जिसको साइड इफ़ेक्ट को आज हमने स्किन की कंडीशंस में यूज़ करना शुरू कर दिया कि वो मेलानिन की मात्रा को कम कर रहा था। तो जब उसने मेलानिन की मात्रा को कम करना शुरू करा, तो वो ड्रिप फॉर्म में यूज़ करना शुरू कर दिया, ओरल सप्लीमेंट्स में आना शुरू हो गया, टॉपिकल क्रीम्स में आना शुरू कर दिया। लेकिन इसके पीछे कोई ड्रग फेडरेशन का अप्रूवल नहीं है कि कितने डोज पे इसको यूज़ करना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी पे इसको यूज़ करना चाहिए और कब तक इसे यूज़ करना चाहिए, इसकी कोई स्टडीज़ नहीं है। तो अगर आईवी ड्रग्स हम ग्लूटाथियोन की बहुत कॉमनली ले रहे हैं, तो उसके साथ हमें साइड इफ़ेक्ट भी दिमाग में होना चाहिए। वो है कि ये आपकी स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है, जिसको एक्यूट एलर्जी को एंजियोएडिमा बोलते हैं। यानी ओके। कि चेहरे पे स्वेलिंग आना, आँख के आसपास की सूजन आना और गले के अंदर भी स्वेलिंग आना, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये एक एक्यूट साइड इफ़ेक्ट होता है जो ग्लूटाथियोन से होता है। और ग्लूटाथियोन स्किन को ब्राइट तो कर देगा, लेकिन उन मरीजों में जिसमें सफ़ेद होने की संभावना होती है, यानी कि जिसको विटिलिगो बोलते हैं एक तरह का, उस चीज़ को बढ़ा देता है। और बॉडी में कहीं कहीं ये आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ेस को भी बढ़ाने की क्षमता रखता है, यानी कि थायराइड, डायबिटीज़, ये वाली चीज़ें की बढ़ाने की भी क्षमता रखता है। तो ग्लूटाथियोन ट्रेंड के उसमें ना जाएं कि हम सब गोरे हो जाएंगे, उसको प्रिकॉशनरी यूज़ करना चाहिए और रेगुलर नहीं लेना चाहिए। बॉडी से रिलेटेड वन मोर इशू, बॉडी ओडोर इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। मेरा क्वेश्चन ये है कि सोने के बाद या जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी से बैड ओडोर या स्मेल क्यों आती है? तो स्किन में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमने फेस में सोचा था कि क्यों ऑयलीनेस आती है, तो फेस पे सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ऐसे ही आपके बगल यानी कि एक्जिला में जो ग्लैंड्स होते हैं उसको स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि एपोक्राइन और इक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो ये इनका नॉर्मल प्रोडक्शन ही होता है कि ये स्वेट प्रोडक्ट करते हैं,
लेकिन जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है या स्वेटिंग ज़्यादा हुई, कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज हुई, तो इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण आपकी फिजियोलॉजिकली बॉडी ओडर आपको स्मेल करी जाती है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी होती है और ज़्यादा टेम्परेचर रेगुलेशन डिफरेंट होता है, तब ये ओडर ज़्यादा स्मेल आती है, जो कि मैल ओडर के फॉर्म में बोलते हैं, वो ज़्यादा होती है। तो उस चीज़ में आपको ये देखना है कि कहीं उस पर सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई गांठें तो नहीं बन रही हैं जिसके कारण ये बार बार स्मेल आ रही है। तब आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। नहीं तो आप उस पर नॉर्मल टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो और स्किन ड्राइंग जो शैम्पूज या फिर लोशंस होते हैं वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हो। और जो लोग डेटॉल के पानी से नहाते हैं या नीम के पानी से नहाते हैं टू प्रिवेंट दिस, तो ये इफेक्टिव है? बहुत इफेक्टिव नहीं, लेकिन हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करा जाता है। तो इनका आप उपयोग कर सकते हो, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आप इसको फिक्स्ड क्वांटिटी में यूज़ करो जिससे आपकी स्किन को इरिटेशन ना। ठीक है, मूविंग ऑन। एक लेडीज़ में बहुत ही ज़्यादा अनदर कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, विच इज़ फेशियल हेयर, स्पेशली अपर लिप्स पर और जॉ लाइन पर। अगेन माई क्वेश्चन इज़ कि फेशियल हेयर के रीजंस क्या क्या होते हैं? तो फीमेल्स में अपर लिप्स पे हेयर आना एक तरह का फिजियोलॉजिकल ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। प्यूबर्टी के आसपास आपका हेयर ग्रोथ आना अपर लिप पे नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आपकी जॉ लाइन, चेस्ट पे या अपर बैक पे या आपकी बाकी अपर एब्डोमेन पे इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो ये एक तरह की एबनॉर्मलिटी होती है जिसको हिर्सुटिज्म कहा जाता है। तो इसका कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अंदर शरीर में कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो रही, जो कि हो सकती है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाके आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिससे आपका अंदरूनी ऑर्गन्स के भी टेस्ट होते हैं। फीमेल्स में खासकर ओवरी का टेस्ट कराया जाता है। तो जब वो चीज़ टेस्ट पे पता चलता है कि इसमें एबनॉर्मलिटी है, तो उसके लिए आपको सही दवाई और सही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो जॉ लाइन पे हेयर आना एक तरह का एबनॉर्मलिटी होती है, क्योंकि जॉ लाइन फीमेल्स पे आना इज़ लाइक अ मेल हेयर विच इज़ ग्रोइंग, तो दैट्स एन एबनॉर्मल पैटर्न। उसके लिए हार्मोनल असेसमेंट कराना है। एंड स्किन से रिलेटेड इज़ देयर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो हम एंशियंट टाइम पे यूज़ करते थे और लोग उसे आज तक फॉलो कर रहे हैं? स्किन से रिलेटेड अगर मैं अपने हॉस्पिटल की चीज़ों पे याद करूं जो हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं, वो हैं कुछ ऐसी प्रिपरेशंस जो हम ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि स्किन हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। वो है इन द फॉर्म ऑफ बनाना लीव्स। रियली? हाँ, तो अब बनाना लीव्स क्यों यूज़ हो रही हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगी। जब हमारे पास कुछ इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, स्किन की आती हैं, जिसमें कि पेशेंट को 80 से 90% स्किन डैमेज हो जाता है, यानी कि ड्रग रिएक्शन हुआ जिसमें पूरी चमड़ी को रिएक्शन हुआ, जली है, छाले बने हैं। और एक और कंडीशन होती है जिसको पेम्फिगस बोलते हैं। तो इन पेशेंट्स पे इतने बड़े एरिया पे ड्रेसिंग करना मुश्किल होता था। तो पहले के ज़माने में बनाना लीव्स यूज़ करे जाती थी, जो कि आजकल फिर से यूज़ करने लग गए हैं फॉर द बेटर हीलिंग ऑफ द स्किन। बट एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें याद करना कि अच्छे से स्टरलाइज करके यूज़ करी जाएं ये लीव्स, नहीं तो उसमें फिर से इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। तो इसमें बनाना लीव्स को पूरी बॉडी पर पेशेंट को उन लीव्स पर लिटाया जाता है और स्किन का कांटेक्ट डायरेक्टली बनाना लीव्स से हुआ जाता है, जो कि हेल्प करता है हीलिंग में और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है। आर वी स्टिल यूजिंग दिस इन हॉस्पिटल्स? फ्यू हॉस्पिटल्स आर स्टिल यूजिंग इट, जहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं जिसमें ऑटोक्लेव हो जाती हैं। ये पूरी की पूरी बनाना लीव्स को अच्छे से साफ करके यूज़ करा जाता है। उन हॉस्पिटल्स में अभी भी इसको यूज़ करा जा रहा है। अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। अगला सेगमेंट हमारा हेयर के ऊपर है। हेयर फॉल अगेन अ कॉमन प्रॉब्लम, घर घर में हर किसी का इशू है हेयर फॉल। स्पेशली जब मौसम बदलता है तो हेयर फॉल कम ज़्यादा होता है। सीज़न चेंज होने की वजह से हेयर फॉल बढ़ क्यों जाता है?
तो जैसे आपने बोला हेयर फॉल हर घर की समस्या है, तो हमारे पास जो मरीज आते हैं वो एक पैकेट में बाल इकट्ठा करके लेके आते हैं ये बताने के लिए कि देखो मैडम हमारे बाल कितने झड़ रहे हैं। तो आई एग्री, हेयर फॉल इज़ अ कॉमन कंडीशन डिसऑर्डर जो कि लोगों को फेस करना पड़ता है, लेकिन क्यों होते हैं ये हेयर फॉल हमें नहीं पता। तो इसका मैं रीज़न आज बताना चाहती हूँ कि ये हेयर फॉल क्यों हो रहा है। तो हेयर साइकिल बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हेयर ग्रोथ एक तरह का फेज होता है जिसको एनाजिन फेज कहते हैं। फिर हेयर का एक रेस्टिंग फेज आता है जब सबके बाल रेस्ट कर रहे होते हैं जिसको कैटाजिन फेज कहते हैं। और फिर बाल झड़ते हैं जिसको टेलोजन और एक्सोजन फेज में कहते हैं। तो ये सब जन की, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, ये हेयर साइकिल है जो हमारी बॉडी में डिटरमाइंड है। तो सीजन में क्यों ये अप्रिशिएट होने लगती है? रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा ये अप्रिशिएट इसलिए होती है क्योंकि बालों में ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, नमी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके कारण आपके बाल गीले ज़्यादा होते हैं और गीले बालों में कोम लगाने से वो डीटैंगल जल्दी होते हैं, झड़ना जल्दी शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये कोई एबनॉर्मल फिनोमिनन नहीं है क्योंकि ये आपका टेलोजन और एक्सोजन फेज था। आपके बहुत समय तक बाल रेस्टिंग फेज में थे, वो झड़ेंगे तभी आपके नए बालों की ग्रोथ आना शुरू होती है। तो पेशेंट को उस टाइम पे रीअश्योरेंस करना ज़रूरी है कि ये बहुत एबनॉर्मलिटी नहीं हो रही, आप परमानेंट गंजे नहीं होगे इसके कारण। आप अपनी डाइट को ठीक रखो, प्रोटीन की मात्रा ठीक रखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक ठीक रखो। आप अगर अंडा खाते हो तो अंडे की मात्रा, क्योंकि प्रोटीन का एक वो रिचेस्ट सोर्स है, तो वो लेना शुरू कर दो। तो ये वाली चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा के आप अपनी हेयर की ग्रोथ साइकिल को बेटर कर सकते हो। साथ में डॉक्टर्स आपको हेयर सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इन द फॉर्म ऑफ बायोटिन थेरेपीज होती हैं जो हेयर के ग्रोथ में मदद करते हैं, तो वो दे सकते हो। और बहुत सारे हेयर सीरम्स भी आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो जब पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो दैट इज़ अ टेम्पररी सोल्यूशन जब तक कि आपके वापस एनर्जन फेज में नहीं आ जाते। और जिन लोगों के बहुत सिवियर हेयर फॉल होता है कि बिल्कुल गंजापन जैसी कंडीशन हो जाए, व्हाई इज दैट? तो अब गंजापन के बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट कारण या जो मोस्ट कॉमन कारण आप पता कर लो वो है मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसको कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। तो ये एक तरह का कारण होता है जो मेल्स में सबसे पहले देखा जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव मेल हॉर्मोन्स जो कि आपके मात्रा ब्लड में इसकी बढ़ती है, वो जाके आपके बालों की लेंथ को छोटा करते करते उनका हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ने लगता है। और आपके जो प्री मैच्योर हेयर्स होते हैं जिनको वेलस हेयर्स बोलते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो आपके जो नॉर्मल एडल्ट हेयर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, छोटे वाले हेयर्स ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए गंजापन दिखाई दे रहा है। तो ये एक मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है जो फीमेल्स में भी हो सकती है, जिसको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। लेकिन फीमेल्स में ये एज जब मीनोपॉजल एज ग्रुप हो जाती है तब देखा जाता है, यानी कि शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तब ये देखा जाता है। बट अदर कॉजेस ऑफ हेयर फॉल्स भी होते हैं जिसके कारण गंजापन आता है। एक कंडीशन होती है जिसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, इसमें कि पैची हेयर लॉस होता है, लेकिन ये वैसा गंजापन नहीं होता जैसे कि अभी मैंने आपको बताया फीमेल और मेल पैटर्न बाल्डनेस। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें कि आपको थेरेपी की ज़रूरत होती है और बालों की ग्रोथ वापस हो जाती है। और दूसरा एक और कंडीशन होता है जो स्ट्रेस और एंजाइटी से होता है, जिसको कि ट्राइकोटिलोमेनिया बोलते हैं, कि पेशेंट या एक इंसान स्ट्रेस में अपने बालों को बार बार खींच रहा है जिसके कारण भी गंजापन आता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टाइट आपके बाल बांधते हैं, तो उसको ट्रैक्शनल एलोपेशिया बोलते हैं, जो पीछे की तरफ खींच के जब बाल करते हैं तो उसमें भी गंजापन आता है। तो गंजापन के बहुत सारे कारण होते हैं, तो हमें सही कारण ढूंढ के उसका सही इलाज करना चाहिए। आई एम श्योर स्ट्रेस वाला सबसे कॉमन होगा। और हेयर फॉल से रिलेटेड एक और दिमाग में नाम आता है केमिकल्स। शैम्पूज और कंडीशनर्स जो केमिकल से बनते हैं वो हमारी बॉडी पे उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे?
तो सबसे ज़्यादा मार्केट में जो आया था वो था पैराबीन और सल्फेट रिलेटेड केमिकल्स, जिसके बारे में सबको एक एंजाइटी है कि क्या ये हमारे बालों को डैमेज करते हैं कि नहीं। तो बहुत सारी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसके बेसिस में। जब सबसे पहले पैराबेन और सल्फेट की रिपोर्ट्स आई थी वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड आई थी, लेकिन वो कुछ ही पेशेंट में ये देखा गया। तो इसके पीछे पैराबेन की मात्रा ज़ीरो करना ज़रूरी नहीं है। पैराबेन का परसेंटेज हम कर सकते हैं, जो आजकल आपकी अमेरिकन गाइडलाइंस या इंडियन गाइडलाइंस ने ऑटोमेटिकली आपके शैम्पूज़ में उसका परसेंटेज कम कर दिया है। लेकिन सल्फेट की मात्रा क्यों कम करने को बोलते हैं? क्योंकि सल्फेट एक तरह का मॉलिक्यूल है जो आपके स्किन हेयर्स को ब्रिटल बनाता है। तो आपका हेयर बहुत जल्दी रफ होगा, वहाँ पे एलर्जी के चांसेस और डर्मेटाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ करना चाहिए। लेकिन पैराबेन का आप परसेंटेज थोड़ा सा कम कर सकते हैं। पूरा ज़ीरो ना भी हो पाए तो कोई ऐसा कैंसर रिस्क अभी तक बहुत एविडेंस नहीं पाया गया है जिससे कि कैंसर का रिस्क हो उससे। तो जो लेबल्स होते हैं बॉटल्स के ऊपर पैराबेन एंड सल्फेट फ्री, ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है? It has now gradually become a marketing gimmick, but there is definitely a few percentage which is hidden behind it. सल्फेट रीज़न है फॉर फ्रिजी हेयर? Sulfate is one of the reason, but it is a genetic type जिनके कुछ hairs होते हैं जो frizzy होते हैं। curly hairs, frizzy hair, ये आपकी genetic pattern है जिसमें कि आपके बाल ऐसे हो सकते हैं। तो फ्रिजी हेयर वाले पेशेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं कि हम इनको कैसे अपने छोटे छोटे टाइनी बालों को बैठाएं। तो मेन चीज़ इन वाले पेशेंट्स में जो हम एडवाइस करते हैं उनको कंडीशनर यूज़ करना, और आजकल लीव ऑन कंडीशनर्स भी आते हैं जो कि आप टेम्पररी यूज़ कर सकते हो। अगर वो आपके बालों को सिल्कीनेस दे सकते हैं तो आप बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हो। और ऑयलिंग यूज़ कर सकते हो कि माइल्ड कुछ घंटों के लिए आप वो हेयर ऑयल लगा के वॉश कर लो। मैम, ऑयल की बात आपने की, मेंशन किया। हमसे जो भी पहले वाली जनरेशन्स है, आपसे और मेरी दोनों की पहले वाली जनरेशन्स रेगुलरली ऑयलिंग करते थे, चाहे वो नीम का तेल हो, चाहे वो आंवला हो, कोकोनट ऑयल हो, सरसों का तेल हो। एंड देखा गया है कि उनके बाल काफ़ी लंबे, घने, बेसिकली हेल्दी हेयर होते थे। तो आपके अकॉर्डिंग तेल बेटर है फॉर कंडीशनिंग या मार्केट में मिले हुए कंडीशनर्स? तो अगर अब मैं हेयर ऑयल की बात करूं तो खासकर उन मरीज़ों में मैं रिकमेंड नहीं करती हेयर ऑयल जिनमें डैंड्रफ का रिस्क है। ओके। तो डैंड्रफ क्यों बनता है उसके तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपका स्कैल्प ऑयली है, जैसे कि हमने फेस की ऑयलीनेस की बात करी थी, ऐसे ही स्कैल्प में भी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जो नेचुरल ऑयल बिल्टअप करते हैं। तो इन पेशेंट्स में ऑयलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपका स्कैल्प फ्रिजी है, ड्राई है, हेयर्स आपके वैसे हैं, तो आप ऑयलिंग बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है। और लेकिन अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो बेस्ट इज़ टू अवॉइड हेयर ऑयल। टोटल हेयर ऑयल शुड बी अवॉइडेड। वो आपकी डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन की रिस्क को बढ़ाता है। तो उनमें मैं प्रेफर करती हूँ कि कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। ओके। तो उसमें ऑयलिंग को कम करके हेयर वॉश के बाद आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। तो ऑयली स्कैल्प वालों को ऑयल अपनी लेंथ पे भी नहीं लगा सकते वो? आपको लगाना है, आप बाल धोने से आधे घंटे पहले अपनी लेंथ और स्कैल्प पे लगा लीजिए, फिर वॉश आउट करिए। वो नेचुरल आपके बॉडी ऑयल्स के साथ धीरे धीरे प्रोड्यूस करेगा। एंड फ्रिजी हेयर का वन मोर रीज़न हार्ड वाटर यूज़ करना भी हो सकता है? फ्रिजी हेयर या हम नॉर्मली भी किसी के बाल का टेक्सचर हार्ड वाटर से चेंज हो जाता है, बोलते हैं कि हेयर फॉल वाली चीज़ होती है। तो बहुत अगेन साइंटिफिक एविडेंस इसके साथ नहीं है कि हार्ड वाटर कितना डैमेज कर रहा है, बट हार्ड वाटर्स में मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है जो आपके हेयर को ऊपर से कोट कर देते हैं और पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके कारण हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो हेयर फॉल पर से हार्ड वाटर नहीं कर रहा, उसके अंदर जो छुपे मिनरल्स हैं वो कर रहा है। आपकी जेनेटिक इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, उसके कारण होता है। तो मेन चीज़ यही है कि आप इसमें सॉफ्टनर यूज़ करो या कंडीशनर यूज़ करो। आपने अभी डैंड्रफ का मेंशन किया, अगेन ये भी बहुत कॉमन इशू है। डैंड्रफ के क्या क्या कॉजेज़ हैं?
तो डैंड्रफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो फंगल इन्फेक्शन है, जो कि एक मैलिसेसिया नाम की फंगस होती है, जिसकी आपकी बॉडी में लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो ग्रीसी वाइट लूज फ्लेक्स के जैसे कर सकते हैं। एक और कंडीशन होती है जिसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। उसमें सेबोरिक डर्मेटाइटिस में एक तरह का आपका एक्जिमा होता है जो कि हेयर रूट्स पे होता है, उसमें भी आपके ये येलो ग्रीसी फ्लेक्स जैसे आ जाते हैं। अगेन एक और कंडीशन है जिसको सोरियासिस बोलते हैं, जो कि एक तरह का इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। वो आपके सर से लेकर पांव तक की कहीं की भी चमड़ी को, जॉइंट्स को और नाखून को भी इन्वॉल्व करता है। ओके। उसमें भी आपके स्कैल्प में डैंड्रफ जैसी कंडीशन हो जाती है। तो डैंड्रफ का एक इकलौता रीज़न फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। करेक्ट रीज़न और करेक्ट एग्जामिनेशन करके हम रीज़न पता कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी थेरेपी दे सकते हैं। राइट। एंड बच्चों की एक बहुत कॉमन कंडीशन देखी गई है विच इज़ कम उम्र में बाल का सफ़ेद होना, प्रीमच्योर ग्रेइंग। प्रीमच्योर ग्रेइंग होने के मेन कारण क्या होते हैं? तो अब आज की जनरेशन में प्रीमेच्योर ग्रेइंग हमें जल्दी दिखाई दे रही है कि 17 साल से कम उम्र के बच्चे भी हमारे पास आके बोलते हैं कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड तो है आपके जेनेटिक, आपकी फैमिली में क्या हिस्ट्री थी, आपके मम्मी पापा दादा दादी इनके बाल सफ़ेद जल्दी हुए थे कि नहीं। अगर उनके बाल 40 में आपके सफ़ेद हुए हैं तो आपके हो सकता है 20 साल की उम्र में भी सफ़ेदपन आ सकता है। दूसरा, ओवर यूज़ ऑफ शैम्पूज, केमिकल्स, सीरम्स, जो कि हमने बोला कि जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके हेयर को डैमेज कर सकते हैं, तो उसके कारण भी वाइटनिंग जल्दी होती है। तीसरा, आपका सन एक्सपोजर और पोल्यूशन। तो जितना आपके फेस को सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है, आपके बालों को भी सन से प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जो नहीं मिल पाता क्योंकि हर कोई बाहर निकल के कैप के साथ नहीं जाता। और आपके कैप से पोल्यूशन से भी प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन वो हम नहीं करते। तो ये पोल्यूशन और यूवी रेज से एक्सपोजर के कारण भी आपकी वाइट होना बहुत जल्दी स्वाभाविक है। अब इन्हीं वाइट बालों को छुपाने के लिए बहुत सारे लोग हेयर डाइज यूज़ करते हैं जो केमिकल्स के बिना तो बनती ही नहीं है। केमिकल्स होते हैं उसमें लाइक अमोनिया, पीपीडी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बार बार बालों पर हेयर डाई रेगुलर लगाने से क्या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं? हाँ, तो अब पहले तो मैं बोलूँगी कि प्रीमेच्योर केनेटीज को हम थोड़ा डाइटरी से अवॉइड कर सकते हैं। बेसिक आप इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो, रेगुलर अपना घर का खाना खा सकते हो, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको हम आंवला बोलते हैं, जो घर में सबके अवेलेबल होता है, तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके वाइटनिंग और ग्रेइंग को थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है। तो जितना आप नेचुरल डाइट से इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हो उतना बेटर है, क्योंकि इन एनी फॉर्म डाइस को यूज़ करना हमें अवॉइड करना चाहिए। और जितना लेटर एज पे लगाएं उतना ज़्यादा यूज़फुल है। तो डाइस तो अब बहुत सारे तरह की वेजिटेबल डाई भी आ गई हैं, सिंथेटिक डाई भी थी मार्केट में, टेम्पररी डाई भी हैं, परमानेंट डाई भी हैं। तो जो परमानेंट डाइज हैं उनके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो आपके हेयर क्यूटिकल को पेनेट्रेट करते हैं, तो वो आपके बिल्कुल अंदर तक एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो जिसके कारण आपके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर बी इट वहाँ पे स्किन की एलर्जी करना, वहाँ पे वो डर्मेटाइटिस करना, वहाँ पे आगे जाके कालापन करना, वहाँ पे वो हेयर लॉस भी कराने लगते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म आप यूज़ कर रहे हो हेयर डाई, तो वहाँ पे गंजापन भी आ सकता है। और कुछ कैंसर्स भी इन सब डाई से, जैसे पीपीडी, अमोनिया, इन सब से डॉक्यूमेंटेड हैं कि ये आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर भी कराते हैं। तो जितना हेयर डाई को अवॉइड करें उतना अच्छा है। लेकिन आप मुझे पूछोगे फिर लगाएं क्या? एग्जैक्टली। तो इसलिए आजकल हर्बल डाई यूज़ करी जाती हैं, बट ओवर द काउंटर जो अब हिना भी मिल रहा है वो इतना प्योर नहीं है। मेहंदी लगाना भी हम बोलते हैं कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी उतने ही केमिकल्स आजकल मिक्स्ड हैं जिससे कि जल्दी कालापन है। अगर आपने हाथों पे भी मेहंदी लगा के देखा है तो वो आजकल जल्दी लगती हैं, जल्दी कलर आता है और उसके बाद जल्दी झड़ भी जाती हैं। थोड़े घंटों में पूरा कलर चढ़ जाता है। हाँ, राइट।
तो वो भी केमिकल्स वाली हैं। तो अगर आप घर पे खुद उसको उगा के पीस के यूज़ कर सकते हो तो वो वाले कंपाउंड्स यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो कुछ मेडिकेटेड हैं जो टोटली हर्बल कंपाउंड्स हैं, वो आप डॉक्टर की सलाह से पूछ के उनको यूज़ कर सकते हो। Those are completely safe. Yes, those have been scientifically tested in the labs and they are safer. नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, विच इज़ ऑन नेल्स। नेल्स का हमारी बॉडी में क्या सिग्निफिकेंस है? तो अगर आपको याद हो कि हमारा एवोल्यूशन हुआ था और सबसे पहले नेल्स को ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी। क्यों नेल्स होता था? नेल हमारे लिए स्क्रैचिंग के लिए यूज़ करा जाता था। तो आजकल की जनरेशन में वो स्क्रैचिंग पे तो कहीं वर्ड ही नहीं है, वो मेन चीज़ है आपका कॉस्मेटोलॉजी ऑफ द नेल्स पे। यस। तो नेल आज की डेट में भी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करा जाता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए अभी भी यूज़ करा जाता है, और नेल की हाइजीन इज स्टिल इम्पॉर्टेंट एंड नेल केयर इज ऑल्सो स्टिल इम्पॉर्टेंट। सो नेल एक्सटेंशंस कराने से क्या हमारा नेल बेड स्पॉइल हो जाता है? हाँ, तो अगर अब हम नेल के जो मार्केट में ट्रीटमेंट देखें, चाहे हो वो पेडिक्योर या मैनिक्योर या आर्टिफिशियल नेल, इनके अपने अपने अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मेंटेन नहीं होती है वो हाइजीन मेंटेन नहीं होता। कि ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स पता नहीं किन किन लोगों में यूज़ करे गए हैं और उसको रीयूज़ कैसे करा जा रहा है। तो इसके कारण बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसे कि HSV वायरस इन्फेक्शन, जो कि हर्पीज़ इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। आपको पेशेंट्स को एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जब वो यूज़ करा गया है, यानी कि पर्सन्स को सलून में यूज़ करे गए हैं वो डिवाइसेस, तो उसमें वॉट्स यानी कि एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। वो इन्फेक्शन भी एक से दूसरे को फैल सकता है। तो पेडिक्योर मैनिक्योर कराने के के कारण बहुत सारे फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्रीज हो सकते हैं। साथ साथ में आपके वो क्यूटिकल को डैमेज करता है। अब क्यूटिकल क्या था? वो हमारी नेल में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो बिल्कुल नेल के फोल्ड पे दिखाई देती है। तो जब पेडिक्योर और मैनिक्योर करते हैं तो वो क्यूटिकल को बार बार रब करते हैं। तो क्यूटिकल एज अ प्रोटेक्शन जो आगे हमारी फिंगर्स में इन्फेक्शन नहीं होने देता है। तो पेडिक्योर और मैनिक्योर हमें दोनों अवॉइड करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपको शेपिंग करानी है, आपके जॉब के कारण आपको वो ज़रूरी है, तो आप वो करा सकते हो। ओवर डूइंग ऑफ दिस थेरेपी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड व्हाट अबाउट जो नेल्स को बार बार घिस के उसके ऊपर एक्सटेंशंस कराते हैं? तो नेल एक्सटेंशन यूज़ करने के कारण भी बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होता है फंगल इन्फेक्शन होना। ये सारे जो आर्टिफिशियल नेल्स हैं उसको आप जल्दी रिमूव तो नहीं कर सकते एक बार जब लग गया, तो उसके कारण आपका ह्यूमिडिटी वहाँ पे बढ़ती है। रिपीटेड हैंड वॉशिंग से वहाँ पे केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है, क्योंकि वो आपकी नेचुरल नेल्स के जैसी क्लीनिंग नहीं होती। तो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो जितना आर्टिफिशियल नेल को आप अवॉइड करो, उसके कारण आसपास एक्जिमा होने के भी चांसेस होते हैं। तो आर्टिफिशियल नेल्स को यूज़ कम से कम करना चाहिए। ये मैंने पहली बार सुना है कि आर्टिफिशियल नेल्स कराने से वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं। दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी। यस। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आज के एपिसोड में कवर करनी थी वो था अबाउट किड्स, कि बच्चों के ऊपर जो स्क्रबिंग की जाती है उसके कोई फ़ायदे होते हैं? तो अब न्यूबॉर्न बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे कि हम उन बच्चों के लिए बोलते हैं कि माँ के दूध के अलावा कुछ और नहीं देना चाहिए, सेम वे स्किन के लिए भी बहुत सारे केमिकल्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। बी इट इन द फॉर्म ऑफ घरेलू के जो भी दादी नानी के नुस्खे होते हैं वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जो पहले बोला जाता था कि बच्चों की चमड़ी पे बाल होते हैं पैदा होने के बाद, ये नॉर्मल चीज़ है। ये लैन्यूगो हेयर्स होते हैं जो बच्चों की चमड़ी पे होते हैं न्यूबॉर्न। तो हमें इसको बार बार स्क्रब करके हटाने की आवश्यकता नहीं होती।
चाहे हम बेसन का इस्तेमाल करें, चाहे हम आटे का इस्तेमाल करें, चाहे हम तेल का इस्तेमाल करें, इसको हटाने की आवश्यकता नहीं होती। ये नॉर्मली बच्चों की ग्रोथ के साथ साथ झड़ जाएंगे। ये 1 से 2 साल की उम्र में झड़ जाते हैं। आप ना भी कुछ इस पे करोगे, ये झड़ जाएंगे। तो स्क्रबिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आप मालिश कर सकते हो और बच्चे को एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो और गुनगुने पानी से नहला सकते हो। मेन चीज़ हमें ये करनी है। आपने बोला कि बच्चों के शरीर से बाल को हटाने के लिए ये बेसिकली घर में रेमेडीज हम यूज़ करते हैं। बच्चों के सर के ऊपर से भी बाल हटाते हैं, जिसको हम मुंडन कहते हैं, जब बच्चा छोटा होता है काफ़ी। इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक है? अगेन, जैसे शरीर पे बाल होते हैं, वो बाल स्कैल्प पे भी हैं। ठीक है, तो अब रिलीजियस रीज़न के कारण ये रिचुअल्स फॉलो करी जा रही हैं। तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि हमें ये वाले बालों को शेव करने की आवश्यकता है। ये नॉर्मली जैसे बॉडी के हेयर शेड ऑफ हो रहे हैं, ये भी धीरे धीरे शेड ऑफ होके नॉर्मल फुलर हेयर्स, जो कि एडल्ट हेयर्स हैं, वो बनेंगे। तो अगर आप चाहे मुंडन करो या ना करो, आपकी नॉर्मल हेयर साइकिल शुरू हो जाएगा, जिसमें कि धीरे धीरे एडल्ट टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ हो जाएगी। तो शेव करना ज़रूरी नहीं होता कि हमें बार बार शेव करके ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है, वो ज़रूरी नहीं है। आपकी नॉर्मल हेयर साइकिल चाहे शेव कराओ या ना कराओ, बनी रही। ऑलराइट, आज के एपिसोड को कंक्लूड करते हुए आई वांट टू आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन कि आपके स्किन केयर रूटीन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? मेरे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्किन केयर रूटीन फॉलो कर जो मैं करती हूँ, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सनस्क्रीन एंड द यूज़ ऑफ अ गुड फेस वॉश विच आई डू इट ऑन द रेगुलर बेसिस। आप अपने स्किन केयर रूटीन या स्किन केयर प्रोडक्ट्स अपने घर पे अपनी फैमिली को भी रेकमेंड करते हो? क्या आपकी उनके ऊपर भी चलती है? दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क। तो जैसे डॉक्टरों के साथ हमेशा कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी थेरेपीज़ घर पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, बट हाँ, जब आवश्यकता होती है, कुछ ट्रीटमेंट देने की होती है, तो बिल्कुल वो चीज़ घर पे यूज़ करी जाती है और दिया जाता है। आप सभी को बार बार इंस्ट्रक्शन देते हो, प्लीज़ वेयर सनस्क्रीन, प्लीज़ वेयर सनस्क्रीन। आई ट्राई टू डू दैट बट कुछ सुनता नहीं बट है। सनस्क्रीन इंडियंस बहुत कम यूज़ करते हैं, तो वो हमें अवेयरनेस धीरे धीरे लानी है कि सबको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हेयर, गिविंग अस टाइम। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था और आज हमने बहुत सारी न्यू चीज़ों के बारे में जाना। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को काफ़ी नई चीज़ों के बारे में पता चला होगा रिलेटेड टू हेयर, स्किन एंड नेल्स। Yes. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर एंड गिविंग अस टाइम। Thank you for calling me.